हेलो स्टूडेंट्स, सौरभ दिस साइड। बेटा, हम इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट क्या होते हैं। बेसिकली यही कि सरकार बजट बनाते हुए क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखती है। हमने पिछली वीडियो में ये पढ़ा था कि हम इस चैप्टर में कौन कौन से बजट पढ़ेंगे। तो बेटा, हमने बात करी थी कि तीन तरह के बजट होते हैं। एक सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट होता है जिसको हम यूनियन बजट बोलते हैं। एक बजट होता है बेटा स्टेट लेवल का, जो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स बनाती हैं। और एक बजट होता है बेटा लोकल गवर्नमेंट का बजट भी होता है। लेकिन हम इस चैप्टर में जो सिर्फ पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम यूनियन बजट बोलते हैं। तो हम यहाँ पे ये बात करेंगे कि सरकार जब भी बजट बनाती है तो उसके दिमाग में क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं कि हम बजट में इस तरह की चीज़ें करेंगे। फॉर एग्जांपल एजुकेशन पे पैसा खर्च करेंगे, हेल्थ पे पैसा खर्च करेंगे, रोड्स बनाएंगे, ब्रिज बनाएंगे। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें सरकार के दिमाग में चलती है जब भी सरकार बजट बनाती है। तो बेटा, जब भी सरकार बजट बनाती है उसके दिमाग में कुछ बातें चल रही होती हैं, हम उन्हीं बातों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला है यहाँ पर पॉइंट हमारा रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रीएलोकेशन का मतलब क्या होता है बेटा? दोबारा से बांटना। ऐसा पैसा जो सरकार जनता से ले चुकी है टैक्सेस या अदर फैसिलिटीज़ की फॉर्म में, वो जो पैसा सरकार के पास है, सरकार उस पैसे को खर्च करेगी। कैसे करेगी? सरकार टैक्स कंसेशंस दे सकती है, सरकार सब्सिडीज़ दे सकती है। सब्सिडीज़ का मतलब होता है जैसे एलपीजी सिलेंडर्स पे सब्सिडी आती है, अगर आप सिलेंडर के 800 रुपये पे करते हैं तो आपको 100-150 रुपये आपके अकाउंट में वापस आ जाते हैं, तो ये सब्सिडीज़ होती है। टैक्स कंसेशन भी सरकार द्वारा दी जाती है कि अगर हम किसी प्रोड्यूसिंग सेक्टर को, हम सपोज़ करो फॉर एग्जांपल कोई इंसान कोई भी पर्टिकुलर चीज़ बना रहा है, कपड़े बना रहा है, तो सरकार अगर उसको टैक्स कंसेशंस देनी शुरू कर दे तो ऑब्वियसली उसको पैसा बचेगा, वो पैसा दोबारा से अपने बिजनेस में लगाएगा। इससे उसका बिजनेस प्रमोट हो जाएगा। तो और सरकार इसके अलावा क्या करती है? डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज करती है। डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग का मतलब जैसे वाटर सप्लाई सरकार देखती है, डिफेंस सरकार देखती है, रेलवे सरकार देखती है। बेटे, उन लोगों के लिए होती है जो नॉर्मल सर्विसेज को अफोर्ड नहीं कर पाते। जैसे वाटर सप्लाई है, सोचो अगर ये प्राइवेट हाथों में चली गई तो पानी भी बिकना शुरू हो जाएगा, अब भी बिकता भी है। तो कहने का मतलब है कुछ सर्विसेज जो देश के लिए एसेंशियल है वो सरकार अपने हाथ में रखती है, जिससे वेलफेयर बना रहता है। फिर तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है सरकार का जब सरकार बजट बनाती है? रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सेकंड पॉइंट जो सरकार का रहता है बेसिकली बजट बनाते हुए दिमाग में ऑब्जेक्टिव रहता है, वो रहता है बेटा रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी का मतलब वैसे समझिए जैसे फोटो आपके सामने बनी हुई है, इस फोटो में क्या है? एक इंसान है, उसका वेट ज़्यादा है और बाकी इंसानों का वेट कम है। अब ये क्या बॉडी के वेट के बारे में बात कर रहा हूँ? नहीं बेटा, ये पैसे के वेट के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। कहने का मतलब है कि ये पर्सन नंबर 1 के पास इतना पैसा है जितना बाकी इन लोगों, सब लोगों के पास भी नहीं है। तो इनइक्वालिटी है इसका मतलब। हमारे देश में कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी ऐसा है जिसके पास बहुत पैसा है, लेकिन कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी ऐसी है जिसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है। तो ये इनइक्वालिटी है। तो सरकार इस इनइक्वालिटी को ख़त्म करने की हमेशा कोशिश करती है। तो सबसे पहला इसके लिए सरकार करती क्या है? तो बेटा, सबसे पहले सरकार क्या करेगी? इम्पोजिंग टैक्स ऑन रिच। तो सरकार सबसे पहले कोशिश क्या करती है कि हम टैक्सेस किसके ऊपर लगा दें? रिच के ऊपर टैक्सेस लगा दें। और ये जो टैक्स से पैसा सरकार के पास आया, इसको स्पेंड मतलब कि खर्च कहाँ पर कर दें? पुअर मतलब कि गरीब सेक्शन ऑफ सोसाइटी के ऊपर खर्च कर दें, जहाँ पर उस पैसे की ज़रूरत है। तो बेसिकली सरकार क्या करेगी? रिड्यूस करेगी इनइक्वालिटी को। किस में? इनकम और वेल्थ में। सरकार इनकम और वेल्थ में इनइक्वालिटी को ख़त्म कैसे करेगी? सरकार अमीर सेक्शन पे ज़्यादा टैक्सेस लगाना शुरू कर देगी, और वो जो पैसा आएगा सरकार के पास टैक्सेस लगा के, वो पैसा कहाँ खर्च कर देगी? गरीबों के ऊपर खर्च कर देगी। तो बेटा, इससे सरकार देश की इनइक्वालिटी ख़त्म करने की कोशिश करेगी। ये थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। थर्ड पॉइंट है बेटा सरकार इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करेगी। अब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को ऐसे समझिए कि जब भी देश में प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे तो सरकार इसको कंट्रोल करेगी। बेटा, हम सिंपली इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। सरकार इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करेगी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कब है? जब देश में ना इन्फ्लेशन है और ना सब देश में डिफ्लेशन है। मैं आपको इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का पहले थोड़ा सा मतलब क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर। बेटा, इकोनॉमिक इन्फ्लेशन का मतलब ऐसा होता है जब चीज़ों के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई होने शुरू हो जाते हैं, देश में बहुत ज़्यादा डिमांड है, चीज़ों के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये तो गलत चीज़ है। शॉर्टेज हो रही होगी चीज़ों की, डिमांड तभी तो ज़्यादा हो रही होगी। जैसे अगर मैं लेटेस्ट एग्जांपल लूँ तो कोरोना वायरस के टाइम पे जब ये कोविड वाला सीज़न चल रहा है, तो इस समय पे सैनिटाइज़र्स की बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई थी, तो सैनिटाइज़र के प्राइसेस आप लोगों ने देखा कितने ज़्यादा बढ़ चुके थे। तो यही इन्फ्लेशन है। डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है? डिफ्लेशन का मतलब होता है मार्केट में मंदा आ जाना, मार्केट में चीज़ों के प्राइसेस कम हो जाना, डिमांड ही खत्म हो जाना किसी चीज़ की। तो बेटा, दोनों ही चीज़ें देश के लिए ठीक नहीं है। ना इन्फ्लेशन देश के लिए ठीक है, ना ही डिफ्लेशन देश के लिए ठीक है। तो हमें क्या चाहिए बेटा? देश में बैलेंस सिचुएशन चाहिए। अभी ट्री देख पा रहे हैं, इस ट्री में दोनों साइड बिल्कुल बैलेंस है, बराबर है। तो हमारे देश में कैसी स्थिति चाहिए होती है? हमेशा बैलेंस कंडीशंस चाहिए, ना ही देश में इन्फ्लेशन हो, ना ही देश में डिफ्लेशन हो। तो ये भी हमारी गवर्नमेंट बजट ऑब्जेक्टिव बना के चलती है जब भी बजट बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आपका
मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज। अभी पब्लिक एंटरप्राइजेज का मतलब क्या होता है बेटा, सरकार की कुछ कंपनियां हैं जिसमें सरकार ने इन्वेस्टमेंट्स करे हुए हैं। सरकार इससे पैसा कमाती है, सरकार इससे देश की वो चीज़ों की पूर्ति करती है जो देश को चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पे मैंने आपको दो एग्जांपल यहाँ पे बताए हुए हैं, एक ओएनजीसी और एक बीएचईएल। ओएनजीसी का मतलब होता है बेटा, इसकी फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी। ये सरकार की कंपनी है, सरकार यहाँ पे पैसा लगाती है, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस यहाँ से सरकार बनाती है और इससे पैसा कमाती भी है और सही रेट पे लोगों को वो चीज़ें सप्लाई भी हो जाती हैं। और सेकंड है आपका यहाँ पे क्या था, भेल। ये बेटा खाने वाली भेल नहीं है, भेल का मतलब यहाँ पे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यहाँ पर बेसिकली ऐसे कंपोनेंट्स बनाती है जो इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ होते हैं। तो बेटा यहाँ पे हम लिखा क्या हुआ है हमारा यहाँ पे, पब्लिक एंटरप्राइजेस मींस गवर्नमेंट कंपनी या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आप इसको बोल सकते हो। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो सरकार की है। ये सरकार की ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, प्रॉफिट भी सरकार इनसे कमाती है, इसके अलावा वेलफेयर ऑब्जेक्टिव भी रखती है कि उन्हीं चीज़ों की सरकार कंपनी खोले जो जनता को ज़रूरत है। सेकंड पॉइंट क्या दिया हुआ है, गवर्नमेंट क्रिएट नेचुरल मोनोपोली। बेटा नेचुरल मोनोपोली का मतलब क्या होता है, देखिए पहले मोनोपोली का मतलब समझिए जिनको नहीं पता। मोनोपोली का मतलब होता है फॉर एग्जांपल किसी इंसान की मार्केट में ऐसी कंडीशन है कि उसके अलावा कोई सामने है नहीं। मान लो सिंगल सेलर जब किसी मार्केट में पाया जाता है कि कोई और दूसरा उसका कॉम्पिटिटर ही ना हो, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मोनोपोली। तो फिर नेचुरल मोनोपोली क्या है, मान लो कि मेरी कोई चीज़ है, मान लो मेरा एक प्रोडक्ट मैं बनाता हूँ और वो प्रोडक्ट कितने का बन रहा है बेटा, 1,000 रुपये का बन रहा है और मैं उसका सेलिंग प्राइस भी 1,000 ही फिक्स कर दूँ, तो कोई भी कभी भी मेरे कंपटीशन में नहीं आ पाएगा। लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं क्योंकि मैं एक प्राइवेट इंसान हूँ। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, अपने प्रोडक्ट को अपनी कॉस्ट पे बेच देती है। अब कॉस्ट पे बेचने से क्या फ़ायदा होगा, कॉस्ट पे बेचने से फ़ायदा ये होगा कि कोई और उसके कंपटीशन में कभी आ नहीं पाएगा। तो ये नेचुरल मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। इससे सरकार सोशलिस्टिक ऑब्जेक्टिव को पूरा करती है, लोगों का वेलफेयर करने की कोशिश करती है। ये भी एक बजट का ऑब्जेक्टिव रहता है। अब फिफ्थ ऑब्जेक्टिव बजट का हमारा क्या रहता है, इकोनॉमिक ग्रोथ। बेटा इकोनॉमिक ग्रोथ आप सिंपल सिर्फ इतना से समझिए कि सरकार देश की जीडीपी बढ़ाने की तरफ काम करती है। सरकार देश की जीडीपी बढ़ाने के लिए काम करती है। स्टेप टेकन टू इंक्रीज जीडीपी, स्टेप ऐसे सरकार लेगी जिससे जीडीपी बढ़े। लेकिन ये स्टेप हैं क्या, तो बेटा लिखा हुआ है यहाँ पर क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, तो बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है रोड, ब्रिज, डैम, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स। ऐसी जो भी चीज़ें जो सरकार बना रही है उन सबको हम क्या बोला करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बोला करेंगे। तो सरकार क्या करा करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करा करेगी, जिससे क्या होगा, वहाँ पे तरक्की होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और इस तरह से देश की इकोनॉमिक ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। अगला पॉइंट है, सरकार इसमें क्या करेगी, टैक्स में रिबेट दिया करेगी। बेटा रिबेट का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट। सरकार क्या दिया करेगी, डिस्काउंट दिया करेगी यहाँ पर, जिससे प्रोडक्शन यूनिट को एक बूस्ट मिले और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें और इससे भी देश की तरक्की होगी। तो हमारी टोटल बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, जीडीपी को देश की बढ़ाने की कोशिश करना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी का यहाँ पे मतलब है बेटा अनइक्वलनेस। देखो हमारे देश में ना रीजन वाइज रीजनल डिस्पैरिटी पढ़ रहे हैं ना यहाँ पर हम, तो रीजनल डिस्पैरिटी का मतलब होता है रीजन वाइज कुछ ऐसे जगहें भी हैं, जैसे कि दिल्ली हो गई, मुंबई है, बहुत डेवलप्ड जगह है। अगर आप वहाँ पे जाएंगे आपको अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स, रोड, सब कुछ देखने को मिलेगा, मॉल देखने को मिलेंगे। जैसे हमने यहाँ बनाया हुआ है, हमारे यहाँ मॉल एक बना हुआ है, मान लो मुंबई का मॉल है। लेकिन अगर हम कुछ भारत की ऐसी जगहों पर जाएं, जैसे अगर हम नागालैंड साइड चले जाएं, अरुणाचल प्रदेश साइड चले जाएं, और भी ऐसी बहुत, बिहार के कुछ एरिया में चले जाएं, यूपी के कुछ एरिया में चले जाएं, तो वहाँ पे उतनी तरक्की नहीं है जैसे इधर आप लेफ्ट वाली पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो ये है डिस्पैरिटी, रीजनल डिस्पैरिटी। सर क्या ये होनी चाहिए, तो बेटा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। देश तो सारा एक ही है। तो सरकार इसको क्या करेगी, रिड्यूस करने की कोशिश करेगी। सरकार रीजनल डिस्पैरिटी को कम करने की कोशिश करेगी। इसके लिए सरकार क्या करती है, सेटिंग अप यूनिट इन इकोनॉमिक बैकवर्ड एरिया। जहाँ पे इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, जहाँ पे पैसे की ज़रूरत है, वहाँ पे सरकार एक यूनिट सेटअप कर देगी। तो सेटिंग अप यूनिट इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया, इसके लिए सरकार क्या करती है, प्राइवेट एंटरप्राइजेस को पैसा देती है। प्राइवेट एंटरप्राइजेस को ऐसे समझ लो कि इनडायरेक्टली पैसा दिया जाता है, डायरेक्टली तो नहीं। सरकार प्राइवेट किसी से, सपोज करो मुकेश अंबानी को ये कहा गया, टाटा को ये कहा गया, बिरला को ये कहा गया, मतलब ये प्राइवेट कंपनियों को ये कहा गया कि आप जाके इंडस्ट्री वहाँ पे सेटअप करिए जहाँ पे हमारा इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया है। अगर आपने ऐसा करा तो आपके ऊपर टैक्सेस नहीं लगेंगे। तो बेटा इस तरह के एरिया को बोला जाता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन को हम सेज भी बोलते हैं शॉर्ट में। सेज का मतलब ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर प्रमोशन स्कीम्स चलाई जाती हैं सरकार के द्वारा, ताकि प्राइवेट एंटरप्राइजेस जाके वहाँ पर उसमें अपनी इंडस्ट्री सेटअप करें। इससे एरिया का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ। सरकार के बजट में ये भी ऑब्जेक्टिव रहता है हमेशा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करी जाए।
एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का क्या मतलब होता है, रोजगार के अवसर दिए जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करी जाएं जिससे लोगों को रोजगार मिले। तो बेटा पहला वाला पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टेप टेकन टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट। अब क्या स्टेप होंगे, एग्जाम्पल में नीचे लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट में ही, कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर रोड एक्सेट्रा। अब देखो अगर कहीं फ्लाईओवर बन रहा है वहाँ पे आसपास की लेबर को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, इंजीनियर्स आएंगे वहाँ पर, वहाँ आसपास जो शॉप्स होंगी जो इस तरह का सामान बेचेंगी जो उस फ्लाईओवर की कंस्ट्रक्शन में यूज़ होगा, तो उन सबको रोजगार मिलेगा। तो एक तो फ़ायदा ये हो गया यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का एक्टिविटी करवाओ, इससे इंफ्रास्ट्रक्चर भी देश का डेवलप होगा और लोगों को ऑब्वियसली बात है कि रोजगार भी मिलना शुरू हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है प्रमोशन ऑफ स्कीम लाइक मनरेगा। बेटा मनरेगा की फुल फॉर्म होती है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो एमजी मतलब यहाँ पे इसे एमजी नरेगा भी कई जगह बोला जाता है। बेटा एमजी यहाँ पे मतलब है महात्मा गांधी, तो मैंने यहाँ पे फोटो बनाई हुई है ताकि आपको याद रहे कि यहाँ पे एमजी का मतलब है महात्मा गांधी। ये बेटा स्कीम सन 2005 में आई थी। ये स्कीम कब आई थी, सन 2005 में आई थी। यहाँ पर इस स्कीम में होता है क्या, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लीजिए। इस स्कीम में ये होता है कि किसी भी रूरल एरिया के इंसान को, जो इंसान काम करना चाहता है, बेरोजगार है, उसको सरकार ये गारंटी देती है कि आपको 100 दिन तक कम से कम रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। देखिए अब यहाँ पे रेट क्या रहेगा, 150, 200, 300 रुपये पर डे। तो ये अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट का अलग अलग होता है, ठीक है बेटा। तो लेकिन ये चीज़ है, ये हर एक जगह पर है कि कम से कम 100 दिन का रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मनरेगा। तो बेटा ये भी एम्प्लॉयमेंट के बढ़ाने की स्कीम है एक तरह से। तो हमने इस टॉपिक में पढ़ा कि सरकार के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या रहते हैं बजट बनाने के लिए। तो हमने वेरियस ऑब्जेक्टिव पढ़े कि सरकार एरिया की डिस्पैरिटी को ख़त्म करती है, एम्प्लॉयमेंट लेकर आती है और भी दूसरी तरह से, ठीक है बेटा। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी तरह की, तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो